नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करे आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ में है, एक जगह है जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। जगह का नाम आप याद रखेंगे, नरहड़। क्या है जगह का नाम? नरहड़। ठीक है। ये बेसिकली एक नया पुरातात्विक स्थल मिला है। पुरातात्विक स्थल से आप समझते होंगे जिस प्रकार मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, जिस प्रकार कालीबंगा है, उसी प्रकार का एक पुरातात्विक केंद्र होने की जो संभावना है वो झुंझुनू के नरहड़ में मिली है। ये जो झुंझुनू का चिड़ावा उपखंड है, वहाँ पे नरहड़ गांव है। यहाँ पे प्राचीन सभ्यता के जो है संकेत मिल रहे हैं। यानी बेसिकली एक खुदाई की गई थी किसी मकान के निर्माण के लिए, और निर्माण के दौरान जो है इस तरह के जो है संकेत मिले हैं। यहाँ पे मूर्तियां मिली है, कलात्मक पत्थर मिला है, धातु गलाने की भट्टियां मिली है, और मोटी दीवारों के अवशेष मिले हैं। ये सारी चीजें ये शो करती है कि यहाँ प्राचीन काल में कोई ना कोई सभ्यता रही है। 2002 में एक अनिल जहांगीर नाम के व्यक्ति थे, उनके मकान का निर्माण जब किया जा रहा था, उसकी खुदाई की जा रही थी, तब जो है इसमें कुछ औजार और इस टाइप की चीजें मिली, लेकिन लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया। सुभाष जो स्थानीय एक बुजुर्ग है, वो बचपन से पुराने पत्थर, मूर्तियां और तांबे के सिक्के निकलते रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, और अब लोगों ने ये मांग करी है कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ आके इस सर्वे में भाग ले और इस गांव के बारे में विशेष रूप से पता करें। आगे इसके पास में लगभग 40 किलोमीटर दूर एक रीड गांव भी है। बेसिकली रीड गांव में जो है पुरातात्विक जो खुदाई है वो जारी है, और जब रीड गांव में खुदाई जारी है और उसी के पास में जब 40 किलोमीटर दूरी पे नरड़ गांव है, तो ये और संभावना बन जाती है कि यहाँ वाकई में कोई ना कोई पुरातात्विक स्थल रहा है जिसका कोई ऐतिहासिक इंपोर्टेंस है। और जब चीजें जांच होगी तब पता चलेगा कि ये साइट्स कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। आगे चलते हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें और हैं। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्राचीन नगर हो सकता है, व्यापारिक केंद्र भी हो सकता है, या कोई शिल्प स्थल हो सकता है। इस तरह की संभावना जो है जो एक्सपर्ट है वो व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने, इतिहास के जो प्रेमी है, जानकार है, वो ये मांग कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई आए यहाँ पे और खुदाई करे। हो सकता है ये जगह हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर कालीबंगा से भी बड़ी जगह हो। और दशकों से इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं, फिर भी सर्वे नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना स्लो है। यानी कि जिस डिपार्टमेंट को सुध लेनी चाहिए थी उसने सुध नहीं ली है। तो ये सारी बातें हमारे लिए काम की बात क्या है? सबसे पहले काम की बात ये है कि नरहड़ जो है वो एक नया केंद्र मिला है, जन संभावना है। अभी एएसआई वहां पे सर्वे करने नहीं पहुंची है, लोगों ने डिमांड करी है, और ये न्यूज में पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। आगे बात करते हैं। आगे एक नाम आप याद रखेंगे, प्राची गायकवाड़। नाम याद रखेंगे, प्राची गायकवाड़। जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें प्राची ने 0.2 के अंतर से गोल्ड जीता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इवेंट आप याद रखेंगे, महिला 50 मीटर्स राइफल 3, ये इवेंट का नाम है। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में इन्होंने गोल्ड जीता है। स्कोर इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन रहा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है। डारिया डारिया चुप्रिस जो है, उन्होंने जो है इनको हरा के और प्राची गायकवाड़ ने गोल्ड जीता है। अंतर जो रहा है वो 0.2 का रहा है, और सेकंड नंबर पे डारिया चुप्रिस रही है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, थोड़ा अजीब सा नाम है, थोड़ी कोशिश करेंगे याद हो जाएगा। टोटल मेडल्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इवेंट है ऑन गोइंग है, चीजें अभी और सामने आएगी और अचीवमेंट सामने आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना अभी इस स्टेज पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का जो प्रदर्शन है, इसी से जुड़ी हुई न्यूज है। अब तक 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है, टूर्नामेंट का दूसरा गोल्ड है। इनसे पहले जो शिव नरवाल है, उन्होंने 10 मीटर पुरुष में गोल्ड जीता एक दिन पहले ही, और नरेंद्र प्रणव ने ब्रॉन्ज जीता है। यानी कि ये 3 मेडल जो है, बड़े मेडल जो है, अभी तक टूर्नामेंट में आए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ओलंपिक है सबसे बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स का। ओलंपिक में 128 साल पहले अगर आप एक्यूरेट माने तो क्रिकेट जो है इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन बीच में फिर बंद कर दिया। क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा नहीं रखा गया। उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। रिक्वायरमेंट स्टेडियम की बड़ी, इतना बड़ा इवेंट अपने आप में, एक ओलंपिक सारे इवेंट्स एक जगह, एथलेटिक्स के और क्रिकेट अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी और सेपरेट पूरा इकोसिस्टम चाहिए, तो इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी
जो अगला ओलंपिक 2028 जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने जा रहा है, उसमें क्रिकेट को जोड़ा गया है, यानी कि क्रिकेट होगा इसमें। याद रखने वाली बातें क्या क्या है आपके लिए? सबसे पहली चीज कि 2028 का जो ओलंपिक है कहां पे होगा? लॉस एंजलिस। क्रिकेट जो है उसका वेन्यू तय हो गया। पोमोना जो है कैलिफोर्निया में एक जगह है जहां पे नया कोई स्टेडियम बनाया गया है मॉडर्न तरीके का, वहां सारे क्रिकेट के जो टूर्नामेंट के मैच होंगे ओलंपिक के, वो यहाँ पे होंगे। पोमोना कैलिफोर्निया, ये जगह का आप नाम याद रखेंगे। और 128 साल पहले, यानी कि 128 साल बाद ये होने जा रहा है। 128 साल पहले जब ओलंपिक होता था तो क्रिकेट उसमें इंक्लूड हुआ करता था, राइट। अभी दोबारा 128 साल के बाद अब इंक्लूड होने जा रहा है। ये नंबर्स ऑफ ईयर भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली जो न्यूज है वो एक मेंढक की प्रजाति मिली है। एनवायरमेंट का जो आपका सेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की अगर कोई नई प्रजाति मिलती है। देखो, जो हम जैव विविधता की बात करते हैं, जो हम इकोलॉजी की बात करते हैं, ये सब प्रजातियों की विविधता से ही मिलकर बनती है। अगर कोई नई प्रजाति मिलती है, ये एक अच्छा सिम्टम्स होता है एनवायरमेंट के हिसाब से, पूरी की पूरी इकोलॉजी के हिसाब से, राइट। तो अपन याद रखेंगे नामदफा टाइगर रिजर्व। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि नामदफा टाइगर रिजर्व है कहाँ के? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अपना नॉर्दर्न इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। नाम क्या रखा है इसका? लिमोनोक्टेस मोती झील, यानी कि मोती झील नामक जगह में मिली है इसलिए मोती झील। और इसका जो ऑफिशियल नाम दिया है वो लिग्मोनोक्टेस। थोड़ा टफ नाम है, एक दो बार आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो याद हो जाएगा, लिग्मोनोक्टेस। ठीक है, मोती झील क्योंकि वहां पे मिली है तो ये भी जुड़ा हुआ नाम है। पहली चीज तो ये होगी इसका नाम क्या है, कहां पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, रिजर्व का नाम क्या है? नामदफा टाइगर रिजर्व में। आगे प्रजाति किसकी है? मेंढक की। ये भी आप याद रखेंगे, सीधा यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये क्या है। अब आपको मेंढक, मछली, सांप सब कुछ अगर वहां दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्पेशल बात इसकी है कि कीचड़ में घोंसला बनाता है, यानी कि मेंढक बेसिकली क्या करता है, कीचड़ में फ्रीली रहता है, लेकिन ये ऐसी प्रजाति है जो कि कीचड़ के अंदर अपना घोंसला बनाता है। तो ये एक और ये स्पेशल चीज है जिसको अलग बनाती है, इसलिए ये दुर्लभ है, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसको फैक्ट फ्रॉग जो है वो बोला जाता है। और मोती झील के नाम पे रखा गया क्योंकि वहां पे मिला है। तो दो तीन बातें इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट जो है वो आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, आपको पता है गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे बिजली कटौती भी शुरू हो गई है। अलग अलग तरह के जो कूलिंग आइटम्स है वो भी मार्केट में है। सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती है, गाइडलाइंस देती है, स्कूल की छुट्टियां करती है। इन सब के साथ में सरकार का एक और जो प्लान है वो है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ICAP। और इसको भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 2019 में। ठीक है, क्या है इसका प्लान कि जो बढ़ती हुई गर्मी है इसको हम कैसे कम कर सकें, यानी कि गर्मी को कम करना वो एक एनवायरमेंट का अलग इश्यू हो गया, लेकिन इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जो कूलिंग अप्लायंसेज है, यानी कि आपका AC है, फ्रीज है, कूलर है, इनकी डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं। अब इनकी डिमांड को आप पूछेंगे कैसे कम करें। बेसिकली जैसे मान लो ये हमारी पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में या मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में ये अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बिल्डिंग है, वहां पे मान लो अभी 20 AC लगे हुए हैं, उसके बजाय उस बिल्डिंग की संरचना को इस तरह से बनाया जाए, मान लो उसमें वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए, उसमें जो दीवारों में जो कंक्रीट यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, उसमें पेड़ पौधे इस तरह से अंदर लगाए जाए। आपने देखा होगा आजकल बड़े शहरों में इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है जहाँ बहुत ज्यादा आपको पौधे नजर आएंगे। ये जो सारी चीजें, इसकी वजह से 20 AC की रिक्वायरमेंट की जगह हो सकता है उस पूरी बिल्डिंग में 5 AC से काम चल जाए। तो ये बेसिकली इस तरह का ICAP काम करती है। इससे निपटने का, यानी कि गर्मी से निपटने का मास्टर प्लान बनाने का काम जो है 2019 में पर्यावरण मंत्रालय ने ICAP को दिया था। क्या करना है? ठंडक की मांग घटाना है, यानी कि अभी जो फ्रिज, कूलर, AC इनकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी डिमांड को कम करना। 2037-38 तक 25% इसकी रिक्वायरमेंट कम करने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। काफी बड़ा लक्ष्य रखा है, जो कि बेसिकली जब आबादी भी बढ़ रही हो, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही हो, एक तरफ से गर्मी भी बढ़ रही हो, तो ये चुनौतीपूर्ण बन जाता है, आसान काम नहीं है। आगे कूलिंग के लिए जो बिजली की खपत है इसको 40% तक कम रखना, यह इनका दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, चर्चा में क्यों है? बेसिकली अभी आपको पता है बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है, धूप बढ़ती जा रही है, हीट वेव का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इस इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में बात हो रही है। अब ये तो जनरल बात होगी। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए क्या सवाल बनते हैं यहाँ पे? आपके लिए इस तरह के सवाल बनते हैं कि भाई
सरकार ने अब तक क्या किया, कौन से बेसिकली 1 2 3 4 5 कौन से स्टेप उठाए, उन स्टेप्स का जमीनी स्तर पे कैसा क्रियान्वयन हुआ और वास्तविकता में कितना बदलाव आया या फिर कितना धरातल पे लागू हुआ। तो ये सारी बातें, क्योंकि सिर्फ कागजी या किसी योजना के बारे में बात करने से एक वास्तविक चेंज नहीं आता, वास्तविक चेंज आता है जब वाकई में धरातल पे काम होता है। आगे थोड़ी सी बात करेंगे हम यूएस राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हर देश में अलग अलग है। हमारे देश ने जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया वो ये बनाया कि संसदीय व्यवस्था होगी जिसका प्रधानमंत्री हेड होगा, लेकिन प्रधानमंत्री डिसीजंस लेगा अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर, जो कि आप सब जानते हैं। लेकिन अमेरिकन व्यवस्था इसके बिल्कुल उलट है। वहां पे जो शक्तियों का केंद्र है वो सारा का सारा राष्ट्रपति के अंदर केंद्रित है। यानी कि बाकी संसद, जो कि वहां सीनेट बोला जाता है, उसकी शक्तियां लिमिटेड है। बाकी जो उसकी कैबिनेट्स के मेंबर है वो भी बहुत लिमिटेड पावर में, लिमिटेड अमाउंट में शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार तो ये जो शक्तियों का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति में ठीक रहता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लमेटिक भी बन जाता है। इस आर्टिकल का पूरा भाव है राइटर का, वो यही है कि अमेरिकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका इस तरह का बना होना ही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आपको पता, थोड़े दिन पहले वेनेजुएला में वो घुस गए, अभी ईरान के साथ लड़ाई मोल ले ली। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका कहीं ना कहीं इस बात से सीधा संबंध है कि सारी की सारी शक्तियां डोनाल्ड ट्रंप को देना, यानी कि उस राष्ट्रपति पद को देना, ये एक समस्या क्रिएट करता है। भारत जैसे देश में भी कई बार जब प्रभावशाली नेता होते हैं लाइक नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, तो कैबिनेट का होने के बाद भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो ये बात जो है चर्चा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग जो है, गैलप एक संस्था है, काफी अच्छी संस्था है, वहां पे घटी है। चीन पे दुनिया का भरोसा बढ़ा है। ये अपने आप में एक बहुत अलग तरह की विचित्र बात है, क्योंकि कभी भरोसेमंद चीन रहा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि दुनिया हमेशा कंपेरेटिव है। जब सामने वाला बहुत बुरा प्रदर्शन करता है तो आपका बुरा प्रदर्शन भी अच्छा बन जाता है। ये चीज यहाँ पे हुई है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति ने इतने बेकार डिसीजंस लिए कि चाइना जैसा देश जो किसी भी तरह से भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो रेटिंग है वो बढ़ गई है। दुनिया उस पर ज्यादा भरोसा कर रही है, बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति का भरोसा पूरी दुनिया में कम हुआ है। आगे ट्रंप की मजबूरी है। बेसिकली ट्रंप इस तरह का आदमी है जो अपनी डिसीजंस मेकिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहता। वो शाम को कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और बोलता है। और एक अमेरिका जैसा, जिस तरह की लीगेसी अमेरिका ने कैरी करी है, 400 साल उसकी आज़ादी को होने वाले हैं, दुनिया का सबसे मजबूत देश है, दुनिया का सबसे रक्षा के मामले में भी सबसे मजबूत देश है, और फिर उसका लीडर अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी दिखाता तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी उस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए ही एक अलग तरह की बात है। आगे थॉमस जेफरसन एक कोई एक्सपर्ट है, उसने बोला है कि राष्ट्रपति की जो असाधारण शक्तियां हैं ये खतरनाक है, जो कि दिख भी रहा है और ये बात प्रूव भी होती है। आगे एक पावर्स रिजोल्यूशन जो उनका एक्ट है उसके तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियां मिलती है, हमारे लिए उतने काम का नहीं है। फिर एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है कि भाई जो ये पश्चिमी एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से इंडिया पे क्या क्या बुरे नकारात्मक इम्पैक्ट आने वाले हैं। कुछ प्रभाव हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो व्यापारी है वो महसूस कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट आने वाले दिनों में और गहरे होते जाएंगे। तो इस पे अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इससे आपके थोड़े से बेसिक हल्के से क्लियर होंगे। देखिए, पश्चिम एशिया को जो संघर्ष छिड़ा हुआ है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका देगा, ऐसा राइटर बोल रहा है जिसने ये आर्टिकल लिखा है। पहली चीज, तेल और गैस पर हमारी जो निर्भरता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा लगभग 70 से 80% जो डिपेंडेंसी है वो मध्य एशियाई देशों पे है। यानी कि वही संयुक्त अरब अमीरात, आपका सऊदी अरब, कतर, ईरान इटसेल्फ, इन सब पे हमारी जो डिपेंडेंसी है यानी कि निर्भरता है वो काफी ज्यादा है। लगभग 80% हमारा गैस और 70% हमारा जो ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिसको बोला जाता है, जिसको बाद में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, ये सारा जो है मध्य एशिया से आता है, जहां पे अभी ये लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां पे प्रॉब्लम अभी पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो ये जो है ये निर्भरता हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक एक बड़ा सिद्धांत है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन क्या होती है? जिसको बोलता है डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि किसी चीज की मांग जब बढ़ेगी, ठीक है, मांग सप्लाई अगर प्रभावित होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सप्लाई है और ये मांग है, सप्लाई अधिक हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो मूल्य भी कम हो जाएंगे। जब सप्लाई में कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सोचें, एक बेसिक इकोनॉमी का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, तो क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, जो जहाजों की तेल और गैस की जिस तरह से सप्लाई आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, यानी कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा।
हालांकि अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में 2-3 स्टेट में, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेट है रूलिंग पार्टी के लिए, तो अभी तक उन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है, ये फैक्ट है। आगे मूल्य का झटका, यही बात जो हमने करी वही इस पैरा में बोली जा रही है। चुनावी दबाव, यानी कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हमारे लिए उतनी कोई पॉलिटिकल बात हमें यहाँ करनी नहीं है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और उसी हिसाब से पढ़ना है। आगे कि भाई अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है तो ये पूरे के पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी है इसके हर सेक्टर को प्रभावित करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ऊर्जा हर इंडस्ट्री को चाहिए, यानी कोई भी व्यापारिक गतिविधि हो रही है उसको एनर्जी चाहिए, जैसे बिजली चाहिए, किसी को ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो सारी चीजें एनर्जी से जुड़ी हुई है, और सीधा एनर्जी पे अगर अटैक हो रहा तो हर जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल के भी बढ़ेंगे, डीजल के भी बढ़ेंगे। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला, जो ट्रक कंपनी वाला अभी मान लो मार्बल किशनगढ़ से सूरत पहुंचाने का मान लो 100 रुपए प्रति टन ले रहा था एग्जाम्पल के लिए, तो वो सीधा 120 रुपए कर देगा। जब 120 रुपए कर देगा तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, और जब वो है वो उसी पत्थर जब विदेशी बाजार में जाएगा तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ी हुई होगी। अब उसी समय अगर किसी और देश ने कोई सस्ता माल भेजा होगा, कोई सस्ता मार्बल भेजा होगा, तो फिर उसको वरीयता मिल जाएगी। तो इससे क्या है, फिर निराशा आएगी जो एक्सपोर्टर है वो, और ओवरऑल जो है ये बिजनेस जो है हमारा इम्पैक्ट होने वाला है। और इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल आप किसी भी बिजनेस से जोड़ के देखेंगे तो वो जो उसका प्रभावित होना सुनिश्चित है। आगे चलते हैं, देखिए राजकोषीय घाटा क्या है। आप इसको बेसिकली अभी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हुए हम सिंपल समझते हैं। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि हमारे ऊपर अभी कितना कर्ज है, हमारे ऊपर यानी हमारे इंडिया पे, हमारे देश पे जो टोटल कर्ज है वो हमारा राजकोषीय घाटा है। कोविड के बाद ये 9.2% पे पहुंच गया था, यानी कि ये किसके कंपैरिजन में काउंट होता है, जीडीपी के कंपैरिजन में, यानी कि जीडीपी जितनी है उसका 9.2% पहुंच गया था। कब, कोविड के समय। कैसे पहुंच गया था, क्योंकि जब कोविड आया था तो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, ठीक है। सरकार को बहुत सारे ऑपरेशन चलाने के लिए, लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, टैक्स एक तरफ से आ नहीं रहा था, खर्चा बढ़ गया था। खर्चा जब टैक्स नहीं आ रहा, इनकम नहीं हो रही, खर्चा बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है लोन लेना पड़ता। जब लोन लिया तो वो राजकोषीय घाटा बढ़ गया। उसको 2025-26 में 4.4% पर ले आई थी सरकार प्रयास करके। अब राइटर बोल रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बिगड़ती है, मिडिल ईस्ट में ये जो वार चल रहा है ये नहीं रुकता है, तो दोबारा राजकोषीय घाटे के बढ़ने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। आगे पश्चिम एशिया संकट के कारण 2026-27 में 4.3% का जो लक्ष्य रखा है, देखो 4.4% पे ले आए, 4.3 का लक्ष्य रखा, वो जो है पूरा नहीं होगा, इसलिए समायोजन जरूरी है। यानी कि अभी भी एक संतुलित दृष्टिकोण सरकार को अपना लेना चाहिए, और जो ऋण को जीडीपी रेशियो 50% से कम करने का जो इनका लक्ष्य था उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में राइटर बोलते हैं। एक और बड़ी समस्या आने वाली है। देखिए आपने देखा होगा पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई, बारिश होने की वजह से अच्छा सीजन रहा, अच्छी पैदावार हुई, लेकिन अल नीनो जो कि ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाता, हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अल नीनो क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा इंडियन मानसून सिस्टम है, ये इंडियन मानसून सिस्टम एक फिनोमिना पे काम करता है। अमेरिका का जो दक्षिणी पश्चिमी जो तट है वहां किस तरह की सिचुएशन है, यानी कि वहां ठंडी जलदा रहा है या गर्म जलदा रहा है, ये धीरे धीरे हिंद महासागर की तरफ आके और मेडागास्कर की तरफ से ऊपर जब वो पवनें चलती है तो वहां के ठंडा गर्म होने का सीधा जो संबंध है वो हमारे भारतीय मानसून से है। यानी अगर वहां सिचुएशन ठीक रहती है तो मानसून सामान्य से अच्छा होता है। जब वहां सिचुएशन यानी कि जब वहां ठंडे जल के बजाय अगर गर्म जल हो जाता है तो उसको अल नीनो बोला जाता है और मानसून सामान्य से कम रहता है। तो इस साल जो एक्सपर्ट का अनुमान है वो अल नीनो रहने का है, यानी कि अगर अल नीनो रहेगा पूर्वानुमान के अनुसार तो बारिश सामान्य से कम होगी। जब बारिश सामान्य से कम होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकार का जो राजस्व है इन दोनों पे ही नकारात्मक असर पड़ने वाला है। यानी कि जिसको बोलते हैं ना पहले से प्रॉब्लम और ये और मुसीबत बढ़ाने वाला काम है, यानी इकोनॉमी पहले से थोड़े झटके खा रही है और ये बड़ी चुनौती आने वाली है। इसी तरह चालू खाता घाटा भी एक इकोनॉमिक्स में टर्म्स होता है, ये जीडीपी का लगभग 1% रहने वाला है, क्योंकि विदेशी निवेश के प्रवाह के साथ इसका प्लस माइनस होना रहता है। जैसे जब पूरी दुनिया में स्थिति अगर असंतुलन की रहेगी तो ये हमारे यहाँ इंडिया में कोई विदेशी क्यों इन्वेस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक चुनौती रहने वाली है, यानी कि विदेशी मुद्रा जो हमारे देश के बाजार में जो इन्वेस्ट हो रखी है वो उसका भी आउटफ्लो होगा, यानी वो भी बाहर निकलेगी। आगे धन प्रेषण पर असर,
देखिए आपने अगर मध्य एशिया का मैप देखा होगा तो उसके दोनों तरफ जितने भी देश है वहां लगभग 1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं। 1 करोड़ जो भारतीय हैं वो अच्छी जॉब्स में है वहां पे। पहली चीज तो उनकी जॉब्स इंपैक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग वहां से काम छोड़ के इंडिया में भी वापस आ गए सिक्योरिटी रीजन से। वो लोग जो अरबों रुपए खरबों रुपए हर साल इंडिया में भेजा करते थे, जिससे हमारा जो है भुगतान संतुलन बना रहता था, हमें डॉलर की प्राप्ति होती थी, उस पे भी संकट है। क्योंकि उनकी पहले से ही सैलरीज कम हो गई होगी, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ चुके होंगे, कुछ लोग खुद ही आर्थिक जो है संकट का सामना कर रहे होंगे। तो ये भी एक जो नकारात्मक इम्पैक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पे वो पड़ने वाला है, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। आगे जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है उसके भी कम रहने की संभावना है। सिंपल सी बात है, जितनी बातें हमने पढ़ी उस हिसाब से एक जनरल सेंस हमारा यही जाता है कि जो 6.5% का अनुमान था वो लगभग कम हो जाएगा। यानी कि अभी जो अनुमान है वो 6.5 रहने का है, जो कि 25-26 में कितना था 7.6%, लगभग 1%। आप अगर लेमन टर्म में माने तो 1% के आसपास कम होने का जो है अनुमान है। और अगर ये परिस्थितियां और बिगड़ी तो ये अनुमान और नीचे जा सकता है, क्योंकि कोई फिक्स लाइन तो है नहीं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर ये अनुमान ठीक रहता है। आगे हमारे जो उर्वरक आते हैं, यूरिया, डीएपी आपने देखे होंगे, उन पे जो सब्सिडी है वो भी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से भी समस्याएं और बढ़ेगी। आगे बोला जाता है कि सरकार को एक मध्यमकालीन रणनीति बनानी चाहिए, जिसमें राजकोषीय लक्ष्यों का एक स्पष्ट रोड मैप बनाए, स्पष्ट अपने लिए टारगेट सेट करे और व्यवहारिक तरीके से इन चुनौतियों का सामना करें। आगे आरबीआई को संकेत यानी कि मौद्रिक नीति एक होती है, उसके बारे में अपन कभी पढ़ेंगे, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ मौद्रिक नीति के बारे में। देखिए यहाँ ना आरबीआई को संकेत, सरकार की नीति से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति को आने वाले महीनों में मार्गदर्शन मिलेगा। यानी कि हमारी सरकार ने क्या किया, पहले महंगाई खुद सरकार नियंत्रित करती थी, फिर सरकार ने बोला नहीं यार ये हमारा काम नहीं होना चाहिए, तो बोला फिर किसका, तो बोला हमारा जो सेंट्रल बैंक है कौन है, आरबीआई। बोला आरबीआई को ये काम देते हैं। बोला आरबीआई को काम कैसे देंगे, कि आरबीआई में एक समिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समिति। आरबीआई में समिति बनाती, ठीक है। आई थिंक काफी टाइम हो गया मुझे रिवाइज किए हुए, बट 6 सदस्यीय जो समिति है आरबीआई की है, ठीक है। बोला इसका अध्यक्ष किसको बनाएंगे, बोला आरबीआई का जो गवर्नर है उसको इसका अध्यक्ष बना देंगे। और 3 लोग वित्त मंत्रालय से होंगे, 3 लोग आरबीआई से होंगे, जिसमें गवर्नर खुद होंगे, यानी कि 6 लोगों की ये समिति होगी। बोला ठीक है जी, समिति बना दी। अब इसको काम क्या देना है, बोला समिति को काम ये देना है कि ये महंगाई को 4% पे फिक्स रखे, यानी कि 4% पर फिक्स रखे। और लिवरेज कितना दिया, +-2, यानी कि 2% से लेके 6% तक जो देश की महंगाई है इसको मेंटेन करेगी कौन, ये समिति। बोला समिति कैसे करेगी, देखिए पूरा का पूरा जो पैसा है उसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। और आरबीआई किसके माध्यम से करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप सिंपल समझिए ब्याज के माध्यम से। यानी कि अगर ब्याज को बढ़ा दिया जाता है तो बाजार में पैसा कम जाएगा, लोग कम लेंगे। अगर ब्याज को कम कर दिया जाता है तो बाजार में पैसा अधिक जाएगा। इसलिए समिति को यह अधिकार दिए, अभी तक आप यूं ही समझे, इसको इस तरह का अधिकार दिया कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको बाजार में पैसा कम भेजना है, अगर बाजार में पैसा कम भेजना है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। जब लग रहा है कि महंगाई कम हो रही है, बाजार में पैसा अधिक भेजना है, तो ज्यादा पैसा भेजना है। ज्यादा पैसा भेजने के लिए आपको रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा लोग पैसे को खरीदे और बाजार में पैसा जाए। ये पूरा काम जो है आरबीआई ने किसको दे रखा है, इस मौद्रिक समिति को। तो यहाँ उसी वजह से बोल रहे हैं कि सरकार को उस समिति को भी निर्देशित करना पड़ेगा कि भाई अभी सिचुएशन इस तरह की है कि आपको अपनी पॉलिसी को किस तरह से आगे चलाना है। उसके बाद अगली बात करें तो व्यापक आर्थिक समीक्षा, यानी कि अनुमान जो है यथार्थवादी होने चाहिए, जो नीतियां हैं वो भी यथार्थवादी होनी चाहिए। जनरल बात है, जब भी इस तरह का संकट होता है तो आपको अच्छे से काम करना होता है एज ए सरकार। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले हमने नारायण झुंझुनू के बारे में बात करी कि चिड़ावा उपखंड में एक छोटी सी जगह है नारायण, जहाँ पे इस तरह की संभावना है कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। आगे जूनियर वर्ल्ड कप में प्राची गायकवाड़ ने गोल्ड जीता है। ओलंपिक 2028 जो है आपका होने जा रहा है कैलिफोर्निया अमेरिका में, उसके लिए क्रिकेट को इंक्लूड किया और उसके जो मैचेज है वो पोमोना कैलिफोर्निया में होंगे। भारत की आर्थिक चुनौतियों के बारे में हमने बात करी, आईसीएपी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के लक्ष्यों के बारे में बात करी। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।